नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। तो कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है। हालांकि महामारी के रफ्तार में थोड़ी कमी जरूर आई है। रविवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,40,842 नए केस सामने आए हैं और 3,741 लोगों ने दम तोड़ा है, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,65,30,132 पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा 2,99,266 हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,55,102 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे हैं। तो वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,05,399 हो गई है और भारत में अभी तक 19,50,04,184 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस बीच शनिवार शाम को यूपी सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, जबकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में आगामी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और अलग अलग जगहों की हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना केसेस पिछले 24 घंटे के भीतर आए हैं। पंजाब में, हरियाणा में 24 घंटे में 5,021 नए केस सामने आए, 98 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में 4,205 नए मरीज सामने आए, 54 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,844 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो 26,133 नए केस, 682 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,649 नए केस सामने आए हैं। केरल में 24 घंटे में 28,514 नए मामले, 176 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 35,873 केस सामने आए हैं। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो 31,183 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 18,863 नए मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 19,981, जबकि 118 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 3,844, 79 लोगों की मौत हुई है। वहीं राजस्थान में 6,103 नए केस, 115 लोगों की मौत हुई है। झारखंड की बात कर ली जाए तो 2,037 नए मामले सामने आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना में 3,308 नए केस आए हैं, 31 लोगों की मौत हुई है। तो ये है ताज़ा आंकड़ा। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर की ये रिपोर्ट है कि कोरोना के केसेस थोड़े से तो कम हुए हैं, लेकिन अभी सतर्कता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। हरियाणा में 24 घंटे में 5,021 नए मामले सामने आए हैं, 98 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में 4,205, जबकि 54 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं यूपी की बात कर लीजिए तो 234 मरीजों की मौत हुई है, 4,844 नए केस सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 26,133, 682 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली की बात कर लीजिए तो 189 की मौतें हुई है। वहीं 176 लोगों की मौत केरल में हो गई है 24 घंटे के भीतर। तमिलनाडु में 448 लोगों की मौत हुई है। तो ये हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं 24 घंटे के भीतर की जो रिपोर्ट है। और चलिए हम अब आप बताते हैं अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है। और सबसे पहले हम चलते हैं लखनऊ में हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए हैं। वहीं देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं मेरठ से के शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं ताज़ा हालात के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले हम लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 5,000 से कम मामले सामने आए हैं और ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जो लगातार प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास का ही नतीजा है। बताइए, आज का रिपोर्ट बताइए अश्विनी। बिल्कुल बता दूं आपको विद्यासागर कि जो जिस तरह से कोरोना अपना कहर बरपा रहा था उसमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर काफी समय के बाद जो 5,000 के नीचे आंकड़े आए हैं, जो पिछले 24 घंटे में आंकड़े वो 4851 है, जो काफी राहत है। वही राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले महीने अगर बात करें अप्रैल के महीने में जो अंतिम सप्ताह चल रहा था उसमें प्रतिदिन लखनऊ में सिर्फ 5 से 6,000 पेशेंट्स आ रहे थे। अब लेकिन घट करके यहाँ 500 से नीचे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो पिछले 5 दिनों से लगातार बात करें, निश्चित तौर पर
काफी सुधार हो रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ, लेकिन अभी भी चिंता का विषय हुआ है, बना हुआ है, क्योंकि मौतों का आंकड़ा जो है वो 200 के नीचे नहीं आ पा रहा है। प्रतिदिन 200 से ज्यादा अभी भी मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 234 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं अगर बात करें लखनऊ में तो 18 मौतें हुई। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य महकमे के लिए अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है कि किस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है वो कम किया जाए, क्योंकि देखा जा रहा था पिछले दिनों कि ऐसी शिकायतें हो रही थी लगातार कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मर रहे हैं। लेकिन इस समय ना तो प्रदेश में ऑक्सीजन कमी है, ना ही बेड की कमी है, जो हाई स्पेशलिस्ट बेड हैं उनकी भी कमी नहीं है, वेंटिलेटर बेड भी उनकी पूरी सुविधा की गई। इसके बाद भी अगर मौतें हो रही हैं तो वाकई स्वास्थ्य महकमे के लिए, सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अगर बात करें जो कर्फ्यू लगाया गया था, आंशिक कर्फ्यू, उसका भी असर देखने को मिला। पिछले एक महीने में से लगातार लगभग जो आंशिक कर्फ्यू चल रहा है उसके चलते भी काफी केसेस कम हुए। वही दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं थी उनको सुधारा गया, जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको सुधारा गया। निश्चित कुल मिलाकर के ये कहें कि राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश के लिए है, राजधानी लखनऊ वालों के लिए है। जबकि उत्तर प्रदेश बाकी अगर देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, इस सबके बावजूद भी इस आंकड़ों में कमी इतनी अच्छी तरीके से होती है, कम आंकड़े आते हैं तो बेहतर खबर है लोगों के लिए। जी बिल्कुल। और जहां तक मेरठ की बात कर, जैसे कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ की जो स्थिति है वो तो बेहतर है, यानी कोरोना के जो केसेस हैं वो वहाँ पर कम हुए हैं। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ओवरऑल जो है 5000 के नीचे है और ये बहुत ही राहत देने वाली बात है। लेकिन मौतों की जो संख्या है वो आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। के शर्मा के पास हम जाएंगे। के शर्मा, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतों की जो संख्या है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। क्या स्थिति है? जी, मैं विद्या आपको बता दूं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चिकित्सा सेवाओं में अपेक्षित सुधार हुआ है और जो डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर्स भी थोड़े से मुस्तैद हो गए। राज्यपाल के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। जो कोविड नियंत्रण यहाँ पर करते थे डॉक्टर सुधीर राठी, उनके निलंबन के बाद और 5 उनके टीम के साथियों के पास जो कार्रवाई हुई है उसके बाद यहाँ पर कोरोना पर प्रभावी कार्रवाई हुई है कोरोना के खिलाफ। आपको बता दूं जो 4 डिजिट में यहाँ कोरोना संक्रमण के आंकड़े आते थे अब वो 3 डिजिट में आ गए। सिंगल डिजिट में मौत हो गई है। हाँ, मौतों का सिलसिला नहीं रोक रहा है, अभी भी 9 मौत हुई है जो हमें पता चला है। लेकिन ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो हर अस्पताल में मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। आइसोलेशन में मरीज ठीक हो रहे हैं, ऑक्सीजन की अच्छी तरीके से सप्लाई हो रही है, कहीं किसी तरीके का क्योस नहीं है। लेकिन दूसरी चुनौती आकर खड़ी हो गई है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के लिए और पीडियाट्रिक बच्चों के लिए ये तीनों काम चल रहे हैं और साथ ही साथ चौथा महत्वपूर्ण काम जो चल रहा है वो वैक्सीनेशन का। 5 मिनट में ही खुलते ही साइट पूरी तरह से भर जाती है, अपॉइंटमेंट दे दिए जाते हैं। लेकिन राहत की बात उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह है कि अब आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, चिकित्सा सेवाएं सुधर रही हैं और लोग राहत की सांस ले रहे हैं इस आंशिक कर्फ्यू में। लेकिन अगर ये कर्फ्यू बीच में टूट जाता है ना विद्या, तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जाएंगे। सरकार की नीतियां। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे। सुदीप जैन के पास चलते हैं देहरादून। देहरादून की जहां तक बात कर लीजिए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी कोरोना के जो मरीज हैं उसमें संख्या में तो ठीक है कमी आ रही है, लेकिन वहाँ ब्लैक फंगस से लेकर मौतों की जो संख्या है वो बहुत ही कम नहीं है। बताइए सुदीप, क्या स्थिति है उत्तराखंड की? देखिए, उत्तराखंड में शनिवार को 8164 यानी 8164 मरीज ठीक हुए थे जी और 2903 नए मरीज आए थे और 64 मरीजों की मौत हुई थी। मौत की संख्या के हिसाब से और सुधार हुए मरीजों की संख्या के हिसाब से शनिवार का दिन बहुत बेहतर था। जहां तक ब्लैक फंगस की बात करेंगे तो एक अभी थोड़ी देर पहले ब्लैक फंगस से जुड़ी बड़ी खबर भी आई है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी वैक्सीन इंजेक्शन भी देहरादून पहुंच गए हैं जो कल तक नहीं थे। जी भारत सरकार से राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको तेजी से इंजेक्शनों की जरूरत है, जिसको भारत सरकार ने सुनते हुए ये मदद जारी की है। जहां तक प्रदेश में बात करें, प्रदेश में सरकार कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस कर रही है। कल तक 145 नए कंटेनमेंट जोन बन गए थे, जहां सरकार ये चाहती है संक्रमण के प्रभाव को कंटेन किया जाए। जिस इलाके में नए मरीज है वो वही रहे, उनका मूवमेंट ना हो ताकि संक्रमण न फैले। कंटेनमेंट जोन के साथ ही आज से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 2 दिनों के दौरे पर कुमाऊं मंडल चले गए। आज जो बागेश्वर में पीपीई किट पहनकर अस्पताल में मरीजों के बीच से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, अफसरों को निर्देश दे रहे थे।
जिले की समीक्षा बैठक भी उन्होंने कर ली है और निर्देश दिए गए कि थर्ड वेव के लिए जो संबंधित जिले को जरूरत है उसके और क्वेश्चन भेजें। सरकार हर तैयारी के लिए तैयार है। जी लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर कल भी कई जगहों से तस्वीर ये सामने आई थी कि जो ब्लैक फंगस से पीड़ित हो रहे हैं उन्हें मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है? जी देखिए, आज जैसा कि मैंने बताया जो ब्लैक फंगस के केस हैं उत्तराखंड में करीब इनकी संख्या 50 हो गई है। 60 के करीब डेथ हैं जो सिर्फ ब्लैक फंगस से है। ब्लैक फंगस से जुड़ी जो मेडिसिन थी उस पर सरकार ने गवर्नमेंट ने एक एसओपी जारी की थी। जी एसओपी जारी करने के बाद इनको सरकार ने अपने अंडर टेकिंग में लिया था और अनुरोध किया था जिलाधिकारियों से कि सीएमओ को नोडल बनाए, और सीएमओ यानी जिला के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो नोडल बने हुए हैं। कल सीएमओ दफ्तर में इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे लोगों को जिससे परेशान थे। आज एक लॉट इंजेक्शन की आई है जो लोगों को मिले भी है थोड़ी देर पहले, तो एक ये थोड़ी सी राहत की खबर है। लेकिन ब्लैक फंगस, म्यूकस और व्हाइट फंगस इन दोनों के केसों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने कल ही इसे दोपहर में महामारी भी घोषित कर दिया था और इसके लिए व्यापक तैयारियां करने के लिए जो बड़े जनपद हैं और जो पहाड़ के जनपद हैं उनको निर्देश भी दिए हैं। बिल्कुल, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। अश्विनी द्विवेदी के पास हम आएंगे। अश्विनी द्विवेदी, लगातार जो महत्वपूर्ण खबरें हैं खासकर कोरोना को से संबंधित वो उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है और एक महत्वपूर्ण वैक्सीनेशन को लेकर और उच्च स्तरीय बैठक अभी कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे होने वाली है मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है तैयारियों को लेकर। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल की अगर बात करें कोरोना को लेकर तो वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि क्या किस तरह से तैयारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पूरे तमाम जो जिले हैं उनको निर्देशित किया है कि 1 जून से जो 18 से ऊपर और 44 जो साल के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। निश्चित तौर पर सबसे पहले जो सबसे प्रभावित जिले थे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ शुरू हुआ था 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन। उसके बाद जो नगर निगम थे वहाँ पर शुरू किया गया था, फिर जो मंडल है, मंडल मुख्यालय थे वहाँ पर शुरू किया गया था। अब पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा 1 जून से। निश्चित तौर पर उसको लेकर के मुख्यमंत्री हाई लेवल बैठक लगातार कर रहे हैं। आज फिर एक बार बैठक होगी जिसमें किस तरह से व्यवस्थाएं बनानी है, क्योंकि अक्सर शिकायतें लगातार आ रही थी कि तमाम जगहों पर वैक्सीन की कमी हो रही थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जिस जिले में दौरा कर रहे हैं वहां डीएम से सीधे संवाद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आपने क्या गाइडलाइन बनाई है, किस तरह से आप वैक्सीनेशन करवाएंगे जिले में। निश्चित तौर पर तमाम जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी जिससे मुख्यमंत्री काफी खुश हुए, उनको शाबाशी भी दिए थे। निश्चित तौर पर अब 1 तारीख से देखना होगा कि स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी, जिसके लिए जो केंद्र सरकार है उससे लगातार संपर्क किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जितनी भी आपूर्ति करनी है प्रदेश में वैक्सीन की वो समय रहते कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि 1 तारीख से जब वैक्सीन शुरू होती है तो किस तरह से जमीन पर दिखाई देती है। हालांकि लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि पहला डोज तो लोगों को मिल रहा है लेकिन दूसरे डोज लेने में दिक्कत आ रही है। दूसरे डोज जब लेने के लिए जाते हैं तो वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो दूसरा डोज लेने आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रजिस्ट्रेशन वाली दिक्कत हो रही थी कि ऑनलाइन नहीं कर रहे थे। उसके बाद निर्देशित किया गया कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। क्योंकि आज ही देखा गया कि बाराबंकी में जब सरकारी अमला था वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचा तो तमाम ग्रामीण थे वो नदी में कूद गए। निश्चित तौर पर आप सोचिए कि कितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही है वैक्सीन को लेकर के, उसको भी दूर करना जो जिम्मेदार लोग उनका कर्तव्य है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अश्विनी, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों को जागरूक करें। आप सभी जो तीनों हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे अलग अलग जिलों की खबर कि क्या आखिरकार कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना की और कोरोना के साथ डरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डरेंगे नहीं तो कोरोना जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसलिए बार बार हम आपको आगाह भी करते हैं और इस अलग अलग शहरों अलग अलग जिलों का रिपोर्ट भी दिखाते हैं। और अब हम लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ और मुंबई। छत्तीसगढ़ में सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं जबकि मुंबई में आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। सतीश बौद्ध जी, आप बताइए छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? जी आपको बता दें छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी फिलहाल जिस प्रकार हम देख रहे हैं शहरों में जो स्थिति है धीरे धीरे जो संक्रमण के जो मामले थे
जिस प्रकार बढ़े थे वैसे लगातार कम हो रहे हैं, और जितने भी सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है या और जो भी छोटे अस्पताल है वहां पर जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज थे वो कम हो गए हैं और अस्पतालों के बेड खाली हो गए हैं। तो लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि लॉकडाउन लगाने के बाद जिस प्रकार संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास किया था, सरकार सफल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और आनंद, अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो वैसे तो महाराष्ट्र में अभी केसेस बहुत ज़्यादा है, कम हुए हैं, लेकिन वो जो है अभी जो आ रहे हैं आंकड़े वो एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन प्रॉपर मुंबई की अगर बात कर ली जाए, मुंबई कई मुसीबतों से इस वक्त गुजर रहा है, खासकर तूफान को लेकर, बारिश को लेकर, कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर। आप बताइए क्या स्थिति है? जो नए कोरोना के वेरिएंट है दूसरी लहर में देखा गया, तो अभी तो फिलहाल राहत है। और आपको और खुशी की बात बता दी कि मुंबई में जो कोरोना संक्रमितों का डबलिंग रेट था जी, ये काफी राहत भरी बात है। जो आंकड़े हमने कुछ 20-25 दिन पहले देखे, 10-12 हजार से करीब 24 घंटे में मरीज मिलते थे, वो अब कम होकर 1000 और 1500 के बीच में। मृतकों का आंकड़ा भी मुंबई में 50 के करीब है औसतन। तो कुल मिला के मुंबई को राहत मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई का दिक्कत है वैक्सीनेशन को लेकर। पूरी तरह से आज मुंबई में वैक्सीनेशन बंद था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुंबई को थोड़ी राहत है, तो थोड़ा ये। और जैसा आपने ब्लैक फंगस के बारे में बताया, ब्लैक फंगस का अभी तक मुंबई की पॉपुलेशन को देखते हुए उतना खतरा नहीं है जो मुंबई छोड़ के रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है जी। और हमारे साथ दिल्ली से गुलशन भी जुड़ गए हैं। गुलशन, दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, 31 तारीख तक लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े जोश के साथ उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर हम कोरोना को पूरी तरीके से मात देंगे। आज अगर 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में क्या स्थिति रही? दिल्ली में बीते 24 घंटे में 149 नए मामले आए और एक्शन रेट था वो 28% से भी कम रहा। वहीं मौतों की घटकर 350 से करीब 189 लोगों की मौत हुई। तीनों ही आंकड़े हम देखें तो दिल्ली को राहत नजर आती है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी ये चाहते हैं कि पूरी तरह कोरोना को दे दे, तभी किया जाए, क्योंकि लगातार इस पूर्वाभास की बातें आ रही थी। इस बार काफी ज्यादा नियंत्रण में है। लगता था कि लॉकडाउन में कुछ ढिलाइयों के साथ छूट मिल सकती है, लेकिन इन तमाम बातों पर कयास लगाते हुए और विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल जी। आनंद, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ गतिविधियाँ जो है कभी रुकती नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन, ये कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जो हर चीज़ थम गया वहाँ पर, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, लोगों की गतिविधियां हो, दफ्तर हो, सभी जगहों पर आवाजाही हो। अभी इस वक्त बताइए कि अब क्या चल रहा है वहाँ? ये मुंबई में अभी दूसरी लहर में देखा गया है तो लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी मुंबई के लोगों के कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लोग आए दिन घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती नहीं बढ़ती जा रही। आपको बता दें, जब कठोर निर्बंध लगाए गए थे, जो कड़क कानून बनाए गए थे कोरोना को लेकर, पहली बार मुंबई पूरी रुक गई थी। घरों के बाहर सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर थे, इमरजेंसी वाले थे या पुलिस प्रशासन हो या सामान्य प्रशासन के लोग ही जो अत्यावश्यक सुविधाओं में है वही बाहर दिखते थे। लेकिन अभी पिछले लॉकडाउन में खास तौर पर देखा गया है कि ऑन पेपर ही सिर्फ लॉकडाउन दिख रहा है, लेकिन हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं, सड़कों पे देखते हैं तो मुंबई में लॉकडाउन नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए सतीश जी, तो आप बताइए कि वहाँ पर क्या ठीक है, कोरोना के केसेस जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड की भी उपलब्धता है, ऑक्सीजन की भी कोई दिक्कत नहीं है, इलाज भी ठीक से हो रहा है, ब्लैक फंगस के भी कई मामले मिले हैं, उसका भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो गतिविधियां हैं, आम जनजीवन, वो कैसे चल रहा है? जी, आपको बता दें कि 31 तारीख तक अधिकांश जो शहर है, अधिकांश जिले हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन जिस प्रकार डीएम ने दुकानों को खोलने की छूट दी है, इसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं और इसके कारण मुझे लगता है कि फिर से संक्रमण बढ़ सकता है। तो जिस प्रकार शक्ति, अगर प्रशासन शक्ति दिखाती थोड़ी और लोगों पर शक्ति दिखाती, तो ये जो कंट्रोल है, जो अभी जो जिस प्रकार स्थिति है, ये यथावत रहता। और लेकिन जिस प्रकार लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं तो लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, यानी लोगों ने डरना छोड़ दिया है। और गुलशन से हम एक बार आखिरी सवाल ले लेते हैं। गुलशन, दिल्ली में ठीक है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन स्थिति बताइए, क्या लोगों पूरे अपने आप को लॉक कर चुके हैं लोग?
देखिए, लॉकडाउन की जो सख्ती की अगर हम बात करें तो जो पहला लॉकडाउन था, पार्ट जो लॉकडाउन 1 था, उसके बनिस्बत लॉकडाउन 2 में उतनी सख्ती नहीं देखी गई, उतनी जो है बैरिकेडिंग नहीं देखी गई, ना ही पुलिस ने उतनी ज्यादा लोगों को रोकने की हमने देखा कि सड़कों पर कोशिश भी नहीं की गई और बहुत संख्या में वाहन निकले सड़कों के ऊपर। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती थी कि लगता ही नहीं था दिल्ली में लॉकडाउन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गुलशन, बहुत शुक्रिया। सतीश आपका भी और आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को अभी धैर्य के साथ काम लेना होगा, क्योंकि कोरोना है और बेहद ही खतरनाक है। इसे रफ्तार पकड़ने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए अगर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किया गया है, अगर सरकार बार बार ये कह रही है कि आप बिना वजह घर से ना निकलें, तो आप घर से ना निकलिए। अगर कोई काम है, इमरजेंसी है तो ठीक है, और नहीं तो अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लीजिए, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। और फिलहाल इतना ही।